नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और मोदी सरकार का पेश हो चुका बजट इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जिसको लेकर आज भी संसद के बाहर और अंदर नेताओं के बीच जो जुबानी जंग रही वो जारी रही। वहीं संसद के अंदर की बात करें तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान के बाद सियासत और परवान चढ़ गई, जिस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। वही आज नीट यूजी 2024 का रिजल्ट दोबारा जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नई तारीखों का ऐलान भी आ गया है। खबर मौसम से जुड़ी भी होगी, खबर कारगिल से भी होगी, लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जिसमें सियासत पीएम मोदी को लेकर लगातार हो रही है। रिपोर्ट देखते हैं। जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। 240 के लाले पड़े हैं, मैंडेट है, कमाल के लोग हैं। मतलब नेहरू पे बोलिए तो ठीक है, नहीं किरण रिजिजू को तो नहीं घेरेगा लोग। प्रधानमंत्री का ही बजट है, प्रधानमंत्री का ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो सब कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है। सर ने जो भी कहा है, ऑफ कोर्स वी स्टैंड बाय इट। उनका अनुभव है और ये एक सकारात्मक तरह से इसको विपक्ष ले, एक अवसर है। कुछ बोलने के लिए हो तब अपने ही बजट को ये देख लें। 19 का बजट, चीजों की बजट घटती हुई, ओबीसी को इन्होंने समाप्त कर दिया। एसटी सदन में देश का बजट पेश हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा के बजाय सदन के बाहर सियासत करने में लगा है। बजट पर खूब बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन सदन के अंदर नहीं बल्कि सदन के बाहर। सत्ता पक्ष बजट पर चर्चा की मांग कर रहा है तो विपक्ष इसके बहिष्कार पर अड़ा है और यही वजह है कि 25 जुलाई की सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। दरअसल विपक्ष बजट पेश होने के बाद से ही चर्चा के बजाय नए नए मुद्दे निकालकर बयानबाजी के जरिए सरकार पर दबाव की राजनीति की कोशिश में लगा है। ऐसे में किरण रिजिजू ने विपक्ष पर पीएम मोदी को गाली देने का आरोप लगाते हुए जनादेश के अपमान की बात तो कही, साथ ये भी कहा कि एनडीए के नेता बजट पर चर्चा के दौरान बजट को समझा रहे थे, लेकिन विपक्ष बजट पर बात करने की बजाय गाली देने का काम कर रहा है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। किरण रिजिजू यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को नसीहत भी दे डाली कि अगर विपक्ष अभी भी नहीं सुधरा तो जनता अब उसे सबक सिखाएगी। कि अगर सही समय में विपक्ष के लोगों को समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आए, मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है और भारत के जनता का इस निर्देश को आप इस एक गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है।
किरण रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से भागकर बजट पर सियासत का आरोप लगाया तो विपक्ष को इनकी ये बात नागवार गुजरी। विपक्ष के नेता एक एक करके किरण रिजिजू के बयान पर पलटवार करने लगे। 240 के लाले पड़े हैं, मैंडेट है, कमाल के लोग हैं। मतलब नेहरू को बोलिए तो ठीक है, नहीं इमरजेंसी अधिनायकवाद के खिलाफ थी। आपका अधिनायक भी बहुत भी कटघरे में अगर जेपी आज होते ना तो यही धरना पे बैठ जाते मकर द्वार के सामने। क्या बात कर रहे हैं रिजिजू जी, आईना रखा कीजिए। मतलब आप बोले तो सब सही, ना आप ही खाता वही। अभी इंतजार कीजिए, बहुत झटके लगने वाले हैं। हम आपको सरोकार पे लेके आएंगे। ये ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान ना चलेगा रे भैया। किरण रिजिजू को तो नहीं घेरेगा लोग। प्रधानमंत्री का ही बजट है, प्रधानमंत्री का ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो सब कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है। उन पे अब स्वाभाविक रूप से विपक्ष बोलेगा। मान लीजिए किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्र नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आवाज तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते हम लोग उठाएंगे। बजट पे कुछ बोलने के लिए हो तब न। अपने ही बजट को ये देख लें, 19 का बजट, चीज़ों की बजट घटती हुई, ओबीसी को इन्होंने समाप्त कर दिया, ST/SC को समाप्त कर दिया, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया, उसके एजुकेशन ग्रोथ को समाप्त कर दिया। एजुकेशन पर मतलब कुछ है ही नहीं बजट में। क्या है, 3% पर किसान के की इकोनॉमी आप ला दिए। हाँ 5 था, तो बजट पर क्या है, हेल्थ के किरण रिजिजू के बयान पर पलटवार में विपक्ष का कहना है कि बजट पर चर्चा के लिए कुछ है ही नहीं, तो चर्चा किस बात की जाए। तो वहीं एनडीए के नेता संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के समर्थन में उतर आए। नहीं, कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया पोजीशन में, और देश के संविधान में विपक्ष को इसीलिए बैठाया, इसीलिए व्यवस्था की गई संविधान में कि जनता से जुड़े मुद्दों पर जिधर सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि आज देश की सरकार का ध्यान केवल चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा किसी के प्रति नहीं है। गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी, बेरोजगार सारे परेशान हैं। मुसलमान भाई अत्याचार के शिकार है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है जिस काम के लिए जनता ने चुन के भेजा है, और उसके लिए कोई रिजिजू साहब से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना उनकी गाइडलाइन पर मुझे चलना है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जो भी कहा है, ऑफ कोर्स वी स्टैंड बाय इट। उनका अनुभव है और ये एक सकारात्मक तरह से इसको विपक्ष ले, एक अवसर है, मुद्दों की बात हो रही है। मुझे खुशी है कि हाउस इस बार कम से कम चल रहा है, वरना पूरा इंटायर सेशन वॉश आउट हो जाता था। एक अच्छी शुरुआत हुई है सदन की और सकारात्मक बातचीत हुई है। बजट पेश होने के बाद से विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष सदन के बाहर बयानों की बौछार कर रहा है तो सदन के अंदर चर्चा को ही नहीं तैयार हो रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पूछा कि विपक्ष ये बताए कि बजट को लेकर उनका स्टैंड क्या है। सबसे पहले तो इंडिया अलायंस तय करे कि बजट को लेकर उनका स्टैंड है क्या। आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, खड़गे जी कहते हैं कि बिहार और आंध्रा को पकौड़ी और जलेबी मिली। मतलब कि किसी राज्य को उसका अधिकार दिया जाए तो इंडी अलायंस के लोग उस राज्य के लोगों का किस प्रकार से अपमान करते हैं। आरजेडी को बताना चाहिए कि क्या वो खड़गे जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो खड़गे जी की तरह नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे क्योंकि बिहार को उसका अधिकार मिला। दरअसल बजट को लेकर विपक्ष की राय आपस में ही बटी हुई दिख रही है। एक तरफ विपक्ष के ही नेता ये कह रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए केंद्र सरकार 2 राज्यों पर मेहरबान है, तो वहीं बिहार में विपक्ष के ही नेता सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार को मिला ही क्या है। और बीजेपी इसी बातों को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि विपक्ष का रवैया क्या सरकार को खेलने का महज एक सियासी दांव है, यानी कि स्टंट है। और संसद में इन दिनों सिर्फ बयान और बजट की ही बयार है। मोदी 3.0 के पेश हो चुके पहले बजट पर अभी भी लगातार सियासत जारी है और थमी नहीं है।
विपक्ष अभी भी लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप आरोप लगा रहा है। तो इसको लेकर हमने आंकड़ों की एक पड़ताल की है, जिससे शायद ये साफ हो जाए, शायद ये तस्वीर निकल के आए कि क्या सच में मोदी सरकार ने बजट में पक्षपात किया है। तो चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते और आप समझने की कोशिश करिए। राजनीति और बजट अलग अलग तो है नहीं, सब रिलेटेड है। अब अगर राजनीति नहीं होती तो आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिलता? विपक्ष का रवैया नकारात्मक ही नहीं शर्मनाक है। ठीक है, राजनीति भी की हम, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि 2 राज्यों को बहुत फेवरेट ट्रीटमेंट दे चुके हैं सब। देखिए, जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, इसका बवाल करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं ऐसा लगता है। जिन राज्यों ने ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जीत के भारतीय जनता पार्टी को दी, उनको कुछ नहीं दिया गया। बी फॉर विपक्ष, बी फॉर विरोध, बी फॉर बयानबाजी, उसके पास इसके अलावा बचा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया अलायंस तय करे कि बजट को लेकर उनका स्टैंड है क्या। मोदी सरकार के बजट को पेश हुए 2 दिन और लगभग 54 घंटों से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस पर हो रही सियासत थम नहीं रही। जो विपक्ष अभी तक बिहार जैसे राज्यों के विकास के लिए सरकार से सवाल कर रहा था, वही विपक्ष अब बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को बजट में स्पेशल पैकेज मिलने का विरोध तो कर ही रहा है, साथ ही सरकार पर देश के अलग अलग राज्यों के साथ पक्षपात का आरोप भी लगा रहा है। राजनीति और बजट अलग अलग तो है नहीं, सब रिलेटेड है। अब अगर राजनीति नहीं होती तो आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार भाजपा को इतनी सारी सीटें जिताकर भेजा है, एक इतिहास रचा है। कभी भी उत्तर प्रदेश से इतनी सारी सीटें एक पार्टी को नहीं गई है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश को भी पैकेज मिलना चाहिए था। जिन राज्यों ने ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जीत के भारतीय जनता पार्टी को दी, उनको कुछ नहीं दिया गया। मगर जिन 2 बैसाखियों के ऊपर केंद्र की सरकार चलनी है, बिहार और आंध्र प्रदेश, उनको दिया गया। ये तो मतलब कभी देखा ही नहीं गया। तो खुल्लम खुल्ला सरकार को बचाने के लिए आप अपना बजट खर्च कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति भी की हम, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि 2 राज्यों को बहुत फेवरेट ट्रीटमेंट दे चुके हैं सरकार, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये 2 उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं कि ये लोग जरा संतुष्ट रहें ताकि सरकार आगे बढ़े। ठीक है, ये तो राजनीति ऐसे ही होते हैं हमारे देश में, लेकिन इसको दिखाना और इसके बारे में बोलना तो हमारे भी फर्ज है। बजट को लेकर विपक्ष एक तरफ ये भी मान रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन खुद ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये सियासत विपक्ष ही कर रहा है। साथ ही बजट के नाम पर राज्यों में अलगाव की सियासत अलग ही हो रही है, जबकि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के बाद ये बात साफ कह चुकी हैं कि सभी राज्यों का नाम बजट में एक साथ लेना संभव नहीं है। This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. देश में बजट पहले भी पेश होते रहे हैं, फिर चाहे तब बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की, लेकिन आज तक ये मुद्दा कभी नहीं उठा जिस पर फिलहाल सियासत हो रही है। सदन में इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें चर्चा की बजाय विपक्ष सिर्फ सरकार पर आरोप ही लगा रहा है। इस पर बीजेपी भी यही कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। पहली चीज तो कोई भी दुराव किसी भी प्रदेश के साथ में नहीं हुआ है। पहला बजट है जिसमें सभी को बराबर से नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसने अपने शासनकाल में देश को भ्रष्टाचार की तरफ धकेला, देश को लूट की तरफ धकेला, देश में नए नए घोटाले हुए, वो कांग्रेस पार्टी आज इस तरीके का आरोप लगा रही है। तो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से देश के विकास के साथ खिलवाड़ करने का एजेंडा कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों का है। बी फॉर विपक्ष, बी फॉर विरोध, बी फॉर बयानबाजी, उसके पास इसके अलावा बचा क्या है? बजट और गजट तो ऐसे शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकारों ने अगर गजट ही सही से किया होता, नीति कहीं बनाई होती और बजट ही सही से पारित किया होता तो जनता उनसे दूर क्यों होती? आज के दिन में हम जनता के किए गए वादों पर, जनता की भावनाओं के अनुरूप देश के विकास के लिए और जनता को जो चाहिए उसके लिए जो वादा किया गया है, उसके लिए आज के दिन में
बजट की आवश्यकता होती है, जिससे बजट पास हुआ और उसे हम लोग समर्थन करते हैं। बजट पेश होने के बाद से सियासत तेज है। वहीं दूसरी तरफ संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसके पीछे का कारण विपक्ष बजट में किए गए पैसे के बंटवारे को ही बता रहा है। जबकि बीजेपी यही कह रही है कि जिस राज्य को जितना बजट दिया गया वो उसकी स्थिति के हिसाब से ऐलान किया गया है। ये बजट सिर्फ बिहार और आंध्र को ही नहीं मिला है। तो आइए इसको भी जरा आंकड़ों के चश्मे से देख लेते हैं। महाराष्ट्र को 78.78 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट के लिए विशेष पैकेज दिया गया, जिसमें सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए। जम्मू कश्मीर को 42.27 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए 300 करोड़ की बजट का ऐलान। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की गई। हिमाचल प्रदेश में 11 करोड़ रुपए की योजनाएं घोषित की गई। झारखंड को 41.24 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। हरियाणा को 13.63 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। अब चलिए आपको बजट के पीछे की पूरी गणित भी समझाते हैं। दरअसल बजट में जो पैसा दिया जाता है, एक प्रकार से वो टैक्स का बंटवारा होता है, जो अलग अलग राज्यों में बांटा जाता है, जिसके पीछे भी एक फॉर्मूला होता है जो पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। फिर चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, इस बार भी पैसे बांटने में इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। वो फॉर्मूला क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बजट बांटने की दशकों पुरानी परंपरा बताते हैं, वो भी आंकड़ों के हिसाब से। तो पहले बात साल 1994-95 की करते हैं, जब सरकार नरसिम्हा राव की थी। तब टैक्स में यूपी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, फिर बिहार की थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश जो तीसरे नंबर पर था। अब जरा साल 2003-04 के बजट पर नजर डालिए। तब भी बजट में टैक्स के बंटवारे में यूपी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, फिर बिहार की थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर इस बार पश्चिम बंगाल था, जिसको 8.11% हिस्सा मिला था। अब जरा साल 2009-10 के बजट पर नजर डालिए। तब भी बजट में टैक्स के बंटवारे में यूपी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, फिर इस बार भी बिहार दूसरे नंबर पर था, उसके बाद तीसरे नंबर पर इस बार फिर से आंध्र प्रदेश आया, जिसको 7.35% पूरे टैक्स का हिस्सा मिला था। अब जरा कांग्रेस के आखिरी कार्यकाल यानी साल 2013-14 के बजट पर नजर डालिए। तब भी बजट में टैक्स के बंटवारे में यूपी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, फिर इस बार भी बिहार दूसरे नंबर पर था, उसके बाद तीसरे नंबर पर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल आया, जिसको 7.26% हिस्सा मिला था। ये जो आंकड़े थे वो तब तक के थे जब तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें आपने देखा है कि हर बार यूपी और बिहार को ही टैक्स में सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है। अब जरा आप मोदी 3.0 के इस बजट को भी देखिए, जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहे हैं। हर बार की तरह ही बीजेपी सरकार ने इस बार के बजट में भी टैक्स का बंटवारा करते समय यूपी को टॉप पर रखा, फिर इस बार भी बिहार दूसरे नंबर पर था, उसके बाद तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आया, जिसको 7.85% हिस्सा मिला। आंकड़े तो आपने देख लिए, अब जरा इस पर गौर भी फरमाइए। विपक्ष जो आरोप सरकार पर लगा रहा है कि सरकार ने बजट में सिर्फ उन्हीं राज्यों पर पैसा खर्च किया जहां से उनकी सरकार मजबूत हो रही है, तो इसमें आंध्र प्रदेश का कहीं भी नाम नहीं दिख रहा, जबकि इसमें पहले के भी आंकड़ों को आपने देखा, जिसमें आंध्र प्रदेश का नाम टॉप 3 में कई बार रहा है। तो अब सवाल यही उठता है कि विपक्ष क्या बेवजह ही हंगामा कर रहा है, क्योंकि सरकार ने तो पहले की ही तरह टैक्स के पैसों का भी बंटवारा किया है, जिसमें यूपी बिहार हमेशा टॉप 3 में ही रहा है। अब जरा आप टैक्स के नियमों को भी जान लीजिए। संविधान के आर्टिकल 280 के वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के तहत ही टैक्स की हिस्सेदारी तय होती है। वित्त आयोग ही राज्य को मिलने वाले हिस्से की सिफारिश करता है। राज्यों की आबादी, इनकम, घाटा, परफॉर्मेंस के आधार पर टैक्स में हिस्सेदारी मिलती है। अब विपक्ष इसके बावजूद हंगामा क्यों कर रहा है ये तो वही जाने, लेकिन ये आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि सरकार ने राज्यों के साथ पैसे के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया है। रही बात बिहार और आंध्र प्रदेश की, तो इन राज्यों में जब तक विपक्ष था तो वो खुद ही बड़े पैकेज की डिमांड कर रहा था। तो अब जब सरकार ने विकास के लिए दोनों को पैसा दिया तो विपक्ष को ही ये रास नहीं आ रहा, और इसके उलट विपक्ष संसद में हंगामा काट रहा है। फिर सवाल तो ये भी उठता है कि अब विपक्ष ही संसद हंगामा करके सदन का वक्त क्यों खराब कर रहा है। इससे पहले भी सदन जब शुरू हुआ था तो विपक्ष ने यही किया था। और आज नीट यूजी 2024 परीक्षा का रिजल्ट दोबारा जारी कर दिया गया है, जिसमें कई पुराने बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है, तो वहीं कई बच्चों को इस नए रिजल्ट में जोड़ा भी गया है। वहीं नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीजेपी विपक्ष से कई बड़े सवाल भी कर रही है। क्या है वो सवाल और नीट के रिजल्ट का पूरा मामला समझने के लिए रिपोर्ट देखिए आप।
जिस नीट परीक्षा को लेकर देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर न सिर्फ ब्रेक लगाया है बल्कि 24 लाख छात्रों के भविष्य पर उठे सवालों को भी शांत कर दिया है। जिसके बाद अब गुरुवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा का दोबारा रिजल्ट जारी हो गया है, जिसे नीट यूजी के छात्र एनटीए की आधिकारिक साइट पर जाकर देख सकते हैं। वहीं नीट यूजी 2024 का ये रिजल्ट जो एनटीए ने दोबारा जारी किया है, उसमें सैकड़ों छात्रों का नाम भी हटा दिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि नीट यूजी का रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद छात्र नीट यूजी संशोधित रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें, फिर छात्र लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें, फिर छात्र सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद छात्र की स्क्रीन पर संशोधित रिजल्ट आ जाएगा। अब छात्र रिजल्ट डाउनलोड कर ले। अंत में छात्र पेज का प्रिंट आउट निकाल ले। इससे पहले 23 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की थी कि नीट का संशोधित रिजल्ट अगले 2 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा, जिसे एनटीए ने गुरुवार को जारी कर दिया। ये संशोधन एक विवादित फिजिक्स के सवाल के कारण हुआ। अब कैंडिडेट्स को काउंसलिंग दौर शुरू होने का इंतजार है। नीट यूजी काउंसलिंग 2024 मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से आयोजित की जाएगी। वहीं इस बार के रिजल्ट में जहां सैकड़ों छात्रों का नाम हटाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्रों का नाम जोड़ा भी गया है। परीक्षा के दोबारा रिजल्ट में 155 छात्रों का नाम हटा दिया गया। इन पर नीट यूजी 2024 परीक्षा में धांधली का आरोप था। वहीं दोबारा जारी किए गए रिजल्ट में 1567 छात्रों को जोड़ा भी गया है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फिर से परीक्षा देने के लिए अप्लाई किया था। इन 1567 छात्रों से परीक्षा के दौरान केवल 813 ही उपस्थित हुए। इन्हीं 1567 छात्रों में से 6 छात्रों ने टॉप भी किया था। वहीं जब फिर से परीक्षा हुई तो एक टॉपर ने अपने पुराने स्कोर को ही माना। ऐसे में केवल 5 टॉपर इस परीक्षा में शामिल हुए थे। एक तरह से एनटीए ने नीट यूजी फाइनल रिजल्ट से पहले का फाइनल रिजल्ट लिस्ट जारी कर दिया है। अब फिजिक्स के प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो भी आईआईटी दिल्ली कमेटी के सुझाव पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने विवादित प्रश्नों के उत्तर सुलझाने के लिए बनाया था। अब उसको ध्यान में रखकर ही नीट यूजी की नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उधर दूसरी तरफ नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों पर सीबीआई का एक्शन जारी है। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया का भांजा रॉकी गिरफ्तार हुआ। अब तक 7 मेडिकल छात्रों समेत कुल 36 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें से 21 आरोपी अभी जेल में बंद हैं, जबकि 15 आरोपी सीबीआई की रिमांड पर हैं। वहीं दूसरी तरफ नीट मामले में मंगलवार को जो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर न रद्द करने का फैसला सुनाया था, उस पर बुधवार को नई बहस छिड़ गई है। दरअसल बीजेपी अब नीट मामले को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कह रही है। जब अखिलेश यादव से इस पर सवाल किया गया तो अखिलेश खुलकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारों में अभी भी तंज कसते ही नजर आ रहे हैं। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे, जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे? तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत में दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? तो भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है? कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ? कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? अखिलेश यादव के समय में कितनी बड़ी संख्या में पेपर लीक यूपी में हुआ था। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आ जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कई बार ये बात तो आती है मन में कि भाई एक ही सेंटर से इतने कैसे पास हो रहे हैं। क्या यूपी में भी एक ऐसा सेंटर हो जहाँ सबसे ज्यादा नीट में पास हो जाए? लखनऊ में क्यों ना ऐसा सेंटर हो जहाँ 6000 बच्चे पास हो जाए? हम तो यही सोच सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी तो सरकार से यही है, मंत्री से निवेदन कि मंत्री उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सेंटर बनवाओ जैसे और जगह सेंटरों में पास हो रहे, हमारे सेंटरों में भी पास हो बच्चे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बीजेपी अब विपक्ष से सवाल कर रही है। जहां नीट पेपर को लेकर अब से कुछ दिनों पहले तक विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा था, वही विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से शांत है, जिस पर बीजेपी हावी है। राहुल गांधी देश के बच्चों को, भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं? बार बार होमवर्क करते नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करते नहीं। किसी ने चिट दे दिया, लगते हैं भारत की छवि को खराब करने। ये ठीक नहीं है। पार्टी की ओर से हम बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की, और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की। 1-1.5 महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया।
वो राजनीति करें, लेकिन देश को कमजोर न करें। और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर नहीं भारत की छवि खराब की, बल्कि भारत की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास बनाने का काम किया, जो बहुत ही गलत है। मैं बहुत ही उनकी भर्त्सना करता हूँ। दरअसल बीजेपी अब फ्रंट फुट पर इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक हिसाब से विपक्ष की किरकिरी भी हुई है। विपक्ष नीट पेपर लीक मामले के बाद से ही लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर था और नीट पेपर लीक पूरे देश में होने की बात कह रहा था। लेकिन सीबीआई की जांच ने नीट पेपर लीक में हद तक चीजें साफ कर दी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच के बेस पर अपना फैसला भी सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था, ये भी आपको बताते हैं। पूरे देश में पेपर लीक और गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। ऐसे में परीक्षा रद्द करने की मांग करना सही नहीं है। पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। पेपर लीक हजारीबाग और पटना में हुआ, लेकिन ये विवाद का विषय नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद नीट को लेकर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा विपक्ष अब बीजेपी के निशाने पर आ गया है, खासकर राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक पहुंचाया, फिर इसे पूरे देश में लीक होने का आरोप भी लगाया। अब बीजेपी इसी मामले को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। वहीं नीट यूजी का रिजल्ट तो जारी हो गया है, अब छात्र काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। और भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के आसमान में मौसम के दो रंग, बारिश और गर्मी, अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और लोग दोनों से ही परेशान हैं। प्रदेश के कई जिले एक तरफ बाढ़ की मार झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ उमस का सितम। अब किस जिले का मौसम कैसा रहा, ये रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत राज कर रहा है। कुछ जिलों में बारिश है तो कुछ में उमस और कुछ में बाढ़ के हालात। जुलाई का महीना यूं तो मानसून का महीना होता है, मगर यूपी में बारिश और सुहावना मौसम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है पानी में डूबे शहर या फिर चिपचिपी गर्मी का कहर। इस वक्त यूपी के 2 जिले ललितपुर और गोरखपुर सबसे ज्यादा तबाही का सामना कर रहे हैं। प्रयागराज में बुधवार की शाम से ही मौसम ठंडा हो गया। हल्की बूंदाबांदी के बाद से मौसम में नमी हुई है। यही स्थिति गुरुवार को भी है। सुबह से ही ठंडी हवा चलने के साथ साथ हल्की बारिश हो रही है। वहीं शहर में लगातार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। निरंजन डॉट पुल के नीचे कमर तक पानी भर गया है। पानी में राहगीरों की बाइकें फंस गई हैं। इसी तरह बुधवार को नोएडा में हुई तेज बारिश के कारण सड़कें तालाब बन गई हैं। 1 फीट तक पानी भर गया है। वहीं गुरुवार को लखनऊ में कुछ देर के लिए मौसम बेहद सुहावना हो गया। तेज बारिश हुई, हालांकि उमस से राहत नहीं मिली है। एक तरफ जहां कई जिलों में बारिश हो रही है तो वहीं अयोध्या बारिश की एक बूंद के लिए तरस रहा है। यहां उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बारिश के मौसम में किसान आसमान ताक रहे हैं। जुलाई महीना शुरू होने पर अच्छी बरसात हुई, किसान खुश हुए, लेकिन ये खुशी चंद दिनों की थी। मौसम की बेरुखी से सब परेशान हैं। एक तरफ जहां इन जिलों का उमस से हाल बेहाल है तो वहीं कुछ जिलों में बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिले जहां एक तरफ बारिश से जूझ है, बाढ़ से जूझ है, वहीं दूसरी तरफ बारिश के इंतजार में भी कई जिले हैं। और इससे देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के चलते लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं तो कई लोगों को तो बारिश से बचने के लिए अपना घर ही छोड़कर जाना पड़ रहा है। देश में जारी मौसम की मार की कुछ तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई शहरों में गंभीर हालात बने हुए हैं। जैसे पुणे में भारी बारिश के कारण अपने ही घर में फंसे 70 लोगों को आज सुबह बचाया गया। वहीं महाराष्ट्र की पवना नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण मोरया गोसावी मंदिर पानी में डूब गया।
अगर बात करें देश के दूसरे कोने की तो झारखंड के कई इलाकों में भी तेज हवा के साथ भारी बारिश देखी गई है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। आप देख सकते हैं कि भारी बारिश का कहर कई राज्यों में है। कहीं लोगों को बचाया जा रहा है, सड़कें पानी से डूबी हुई हैं, यातायात भी प्रभावित हो रहा है, लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि कई राज्यों में इस समय बाढ़ से कई शहर, कई राज्य सीधे तौर पर प्रभावित है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एकता नगर और विट्ठल नगर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बात की और स्थानीय लोगों से बात की और कहा कि हम तकनीकी लोगों से बात करने के बाद आगे का फैसला करेंगे। आगे और क्या कहा, सुनते हैं। क्या हुआ, किस कारण यहाँ पानी कभी आता नहीं था, इस दफा क्यों आया, इसके बारे में लोकल लोगों का क्या कहना है, वो सब मैंने सुना और फिर आगे क्या करना चाहिए। जो टेक्निकल लोग हैं उनके साथ बात करके हम आगे का डिसीजन लेंगे। अभी उसके बारे में पंचनामा करने के लिए कलेक्टर जी को और कमिश्नर को दोनों को बताया। कॉरपोरेशन की तरफ से एक आदमी रहेगा और रेवेन्यू की तरफ से एक आदमी रहेगा और दोनों मिलके ये करेंगे। चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। और अगली खबर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती से जुड़ी है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए वो खबर आ गई जिसका उन्हें लंबे अरसे से इंतजार था। यूपी पीआरपीबी ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दोबारा परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2024 में परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है। इस परीक्षा से जुड़ी सारी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना सजोए लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी आ गई है। यूपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का पिछले 6 महीने का लंबा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दोबारा हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये इस आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के भर्ती के लिए जो नई डेट्स रखी गए हैं वो 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त। ये 5 दिनों में प्रत्येक दिन 2 पालियों में एग्जाम होंगे। इस प्रकार से कुल 10 पालियों में एग्जाम होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि किसी भी पाली में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ना हो और उनके लिए परीक्षा की शुचिता को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सभी आवश्यक और संभव कदम उठाए गए हैं। अब यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखें क्या है वो भी जानिए। 23 अगस्त यानी शुक्रवार, 24 अगस्त यानी शनिवार, 25 अगस्त यानी रविवार, 30 अगस्त यानी मंगलवार और 31 अगस्त यानी बुधवार। जन्माष्टमी के कारण 26 से लेकर 29 अगस्त तक 4 दिन परीक्षा में गैप रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने गुरुवार को नया टाइम टेबल जारी किया तो उसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा सेंटर तक जाने के लिए रोडवेज की बस सेवा फ्री करने का भी ऐलान किया है। यानी परीक्षा के दिन सभी अभ्यर्थी सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री में परीक्षा सेंटर पहुँच सकते हैं। शासन के द्वारा इन अभ्यर्थियों को एक सुविधा दी गई है कि वो अपने निवास के जनपद से जो उनका परीक्षा का केंद्र होगा उस जनपद तक जाने के लिए उनको मुफ्त बस में जाने की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा की गई है। इसके लिए वे अपने जो उनका एडमिट कार्ड उनको दिया जाएगा उस एडमिट कार्ड के 2 प्रति निकाल सकते हैं। एक प्रति को जाते समय 2 अतिरिक्त प्रति निकाल सकते हैं। एक प्रति को जाते समय वे बस में जमा कर बस कंडक्टर को दे देंगे तो उस आधार पर उनको फ्री पास की सुविधा होगी और इसी प्रकार से एक प्रति वो वापस आते समय दे देंगे तो उनको मुफ्त यात्रा की सुविधा रहेगी।
दरअसल इसी साल 17 और 18 फरवरी को 2 पालियों में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इस परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने राज्य स्तर पर इसका जमकर विरोध किया। तो सरकार ने परीक्षा रद्द कर इसे 6 महीने के अंदर फिर से आयोजित कराने का फैसला लिया था। हालांकि इस बार भी सिर्फ वही अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे जिन्होंने पहले परीक्षा के लिए आवेदन किया था। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वही सेम है जो पिछले परीक्षा में थे और वही करीब 48 लाख के करीब कैंडिडेट्स हैं और वे सभी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। चूंकि पिछली बार यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे और पेपर लीक होने की वजह से ही परीक्षा रद्द हुआ था, ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सामने इस बार परीक्षा की शुचिता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इस बार आपको ध्यान होगा कि शासन ने जून के महीने में एक विस्तृत शासनादेश जारी किया था। सभी भर्ती बोर्ड से विचार विमर्श के बाद और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसके आधार पर एक विस्तृत शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें परीक्षा के सभी पहलुओं को, संचालन के सभी पहलुओं को उसमें समावेशित किया गया है। उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा की तैयारी की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी शुचिता को मेंटेन रखते हुए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के अंतर्गत हमें परीक्षा संचालन कर पाएंगे। यूपी सरकार की तरफ से पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लागू किया गया है। पेपर लीक जैसे मामलों में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 23 अगस्त से शुरू होने वाले इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तैयारियां कर ली है। प्रदेश भर में 1200 एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। सरकारी और एडेड स्कूलों को ही सेंटर बनाया जाएगा। परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को विकास की तरफ आगे बढ़ाने की नियत के साथ काम करती है। ये भी जो पूरी भर्ती प्रक्रिया की जो चर्चा है, जिस तरीके से योगी सरकार ने बताया कि बीते 6 महीनों के अंदर हम इस चीजों को फिर से पुनः इन तमाम चीजों को करेंगे और उस चीजों को हमने लागू भी किया, ये बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार जो कहती है ईमानदारी से उसको पूरा करती है। अव्यवस्था रोकने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस बार यह परीक्षा 5 दिनों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं वो इससे जुड़ी सभी जानकारी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। कुल पद 60,244 हैं। जनरल के लिए 24,102 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,224 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 16,264 सीटें हैं। एससी के लिए 12,650 तो वहीं एसटी के लिए 1,204 सीटें हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही अभ्यर्थी और प्रशासन दोनों ही युद्ध स्तर की तैयारी में लग गए हैं। पेपर लीक पूरे देश में इस समय सियासत का मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में यूपी सरकार इस परीक्षा में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। यूपी सरकार द्वारा पेपर लीक को लेकर लाया कानून भी इसमें काफी मददगार साबित होने वाला है। और बलिया के नरही थाने में बड़े पैमाने पर पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसकी जानकारी सरकार और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को मिली। इसके बाद एडीजी वाराणसी जोन और आजमगढ़ डीआईजी ने छापेमारी कर स्थिति का जायजा लिया। रिश्वतखोरी के आरोप में घिरे पुलिसकर्मियों को दबोचने के लिए दोनों अधिकारी नरही थाना क्षेत्र के भरौली गोलंबर चौराहे पहुंचे, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों समेत 20 को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले पर डीआईजी वैभव कृष्ण ने क्या कुछ कहा, ये भी जान लेते हैं। नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी। तो चलिए अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। और संसद में आज बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के एक बड़े बयान पर विवाद छिड़ गया। चरणजीत सिंह चन्नी वारिस पंजाब दे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस के ऊपर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगने लगे। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। द्वारा 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वर्तमान सांसद चरणजीत सिंह चन्नी हैं। गुरुवार को सदन में बजट पर चर्चा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी बिना नाम लिए ही इशारों में वारिस पंजाब दे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लोकसभा में अमृतपाल सिंह को लेकर दिए इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी था और कांग्रेस अब खालिस्तानियों का ही समर्थन कर रही है। चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, वह है कांग्रेस जय चन्नी। ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, इस पर कार्रवाई हो। ये खालिस्तानियों का समर्थन संप्रभुता पे हमला है। कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चरणजीत सिंह चन्नी पर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। दरअसल अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे का प्रमुख है। उस पर खालिस्तान के समर्थन करने का आरोप लगा है और फिलहाल वो असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर विवाद छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी पर जमकर निशाना साधा है। और मैं बार बार इस बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट ये लोगों का कोई हक ही नहीं है किसी की भी स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करने के। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लागू कर सबकी आवाजों को दबाने का काम किया था, देश को बंदी बनाने का इन लोगों ने काम किया था। हैविंग सेड दैट, ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन करे मुझे नहीं लगता। ऐसे में जीतकर वो आए हैं। और अभी वक्त चलेगा और छोटे से ब्रेक का। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। और आपका नीति घोटाला से जुड़े मामले की जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, कोर्ट ने सीबीआई की मांग पर केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि आज सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। तो इन खबरों के साथ आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।